तो ये पूरे पी ब्लॉक को शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। देखो सबसे पहले हमारे पास पी ब्लॉक क्या होता है, ये वाला सेक्शन जल्दी में रिवीजन करेंगे। एक बार इसके पी वाई क्यूज कर लूंगा ना, तो फिर एक बार दोबारा से मैं इसको रिवीजन करा दूंगा तुमको। तो बहुत क्विक में अगर रिवीजन करना हो तो मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पी ब्लॉक होता है और हमारे पास एस डी एन ए ब्लॉक यहाँ पे आता है। पीरियड 1 है, पीरियड 2, पीरियड 3 आएगा, फिर 4 5 में हमारे पास डी आता है और 6 7 में हमारे पास आता है। 6 में से 2 हटाओ ना, देखो एफ तो आ ही रहा है, ये पी ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, इसलिए पी ब्लॉक का बोलते हैं। ग्रुप 13 से 18 होता है, 6 ग्रुप होते हैं जो कि 6 इलेक्ट्रॉन को एक्मोडेट कर सकता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं। NH2 NP के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम सबका NH2 NP16 होता है। इसके अंदर एस एंड पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते हैं, जैसे डी ब्लॉक के अंदर होते हैं। तो वैसे एक्सेप्शन का मतलब ना कि हीलियम कंसीडर करोगे, पहले NH2 N-2 F, देखो NH2 के भरने के बाद इसमें भरेगा, इसमें भरेगा, N-2 F में 14 भर देगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो N-1 D में 10 भर देगा, अगर होता होगा तो फिर NP में आता है। और ऐसे ही सारा का सारा चलता है देखोगे तो। एक्चुअली देखो 4 एंड 5 ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक आ जाता है, 6 एंड 7 के अंदर ए ब्लॉक में जाता है। तो एफ और डी भर के फिर NH2, और ये मतलब ये बस सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज NH2 को भर के फिर ये चीज़ें भरेगा वो। एनीवे तो क्लियर है वैसे भी अपने को। ग्रुप 13 जो होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन का हमारे पास तुमको आइडिया हो जाएगा, है ना। ग्रुप 13 14 15 16 17 18 13 बोरोन फैमिली होता है। बोरोन के अंदर NH2 भर दिया था, NP1 यहाँ पे मतलब 2 और 1 यानी ग्रुप ऑक्सीडेशन 3 है, और नीचे आने पे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 यूनिट लेस हो जाता है ना। और बोरोन एक्चुअली में यहाँ पे देखोगे तो हीलियम पिछला वाला इनर्ट गैस जो हो गया, और NH2 पिछला वाला जो इनर्ट गैस हो गया उसको अपन ले लेते हैं। एंड NH मतलब 2H2 तो भरा ही होगा, सेकंड पीरियड के अंदर आता है ऑब्वियसली, एंड 2P1 ऐसे ही पिछले वाला इनर्ट गैस, और ये और डी एग्जिस्ट करता है, डी पूरा फुल करके लेके आओगे, और आगे सारा का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसे ही चलेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, चीज़ों को मैं बताते जाता हूँ, सुनते जाओ। एक्चुअली में नीचे जाने पे ड्यू टू पुअर सेलिंग ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन, हमारे पास NH के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पुल्ड इनसाइड, और उसको निकालने के लिए बाहर ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो पुल्ड इनसाइड हो जाते हैं, बिकम इनर्ट। और चूंकि ज्यादा एनर्जी लग रही हम दे नहीं पाएंगे, तो ज्यादा एनर्जी लगती है तो बिकम इनर्ट, और उसी को एक्चुअली में अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, चूंकि ये रिएक्शन का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नीचे जाने पे हमारे पास DNF ब्लॉक आता है, वही DNF के इलेक्ट्रॉन आएंगे पी के अंदर। तो होता क्या है कि हमारे पास नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, 2 यूनिट लेस वाली। यही पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, हायर ऑक्सीडेशन अनस्टेबल हो रही है, मतलब कम स्टेबल हो रही है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वेलोसिटी नीचे जाने बढ़ रही है। इसमें भी देखोगे 3 + 3 से ये तो कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल, ये कम स्टेबल, यहाँ पे तो +1 ही हो गया। तो सब में देखोगे नीचे वहाँ पे हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टिल दोनों में अगर +1 +3 में कंपेयर करो तो ये स्टेबल है ज़्यादा, बट इनमें कंपेयर करोगे धीरे धीरे नीचे जाने पे हमारे पास कम स्टेबल ही हो रहा है। और यहाँ पे तो आके लोअर ऑक्सीडेशन, देखो हायर ऑक्सीडेशन कम स्टेबल हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे बैगन आलू गाजर थैला यहाँ पे +1 हो जाता है, इसका 2 यूनिट लेस कर दो, NH के इलेक्ट्रॉन घटा दो, इसमें 2 यूनिट लेस कर दो, इसमें भी 2 यूनिट लेस कर दो। और यहाँ पे T से याद रखोगे, ये अलग चलता है एक्सेप्शनली, T जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है +2 के अंदर। और यहाँ पे देखोगे BiF मतलब F5 भी एग्जिस्ट करता है, बिस्मथ का ऑक्साइड जो होता है, ये एक्चुअली मेटल है। नीचे आने पे भाई ऑफ कोर्स नॉन मेटल होते हैं, नीचे आता है तो मेटल बन सकते हैं। ऊपर को ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास वो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक होता है। बीच में हमारे पास एम्पोथेरिक भी आ सकते हैं, और फिर हमारे पास नीचे मेटल आते हैं तो उनका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होने लगता है। एनीवे तो ये जो होता है BiFi बनाता है। एक्चुअली फ्लोरीन जो होता है सबको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करता है, क्योंकि ईयन जो होता है उसका फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन यूनिट भी ज़्यादा है और हायर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। और वही देखोगे अगर आयोडीन तो सबको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करता है। एनीवेज हम बात करते हैं PbF4। देखो यार यहाँ Pb +2 के अंदर स्टेबल हुआ करता था, यहाँ +4 के अंदर है, +4 से +2 में जाए, खुद को रिड्यूस कर रहा है ना, 4 से 2 में जाए, रिड्यूस करने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके अंदर देखोगे मिक्स हो रहा है PbO ऐसा होता है, और ये भी 2 PbO और PbO2 होता है, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग है। चूंकि +4 के खुद को रिड्यूस करके +2 में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है सबके सब, चूंकि वही चीज लिखी हुई है। TL+3 अगर देखोगे तो हमारे पास TL+3 जो है वो भी खुद को रिड्यूस करके +1 में जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी है। तो और PbI4 नहीं एग्जिस्ट करता है, चूंकि देखो यार ये जो है PbI4, ये एक्चुअली Pb जो है यहाँ पे +4 के अंदर है, तो +4 से +2 यानी ये रिड्यूसिंग +4 से +2 खुद को रिड्यूस कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आयोडीन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये सबको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल करता हुआ मैं चीजें बता रहा था। बट एनसीईआरटी के अंदर इसको ऐसे लिखा हुआ है कि इनिशियली जो बॉन्ड बनता है I2 के द्वारा वो एनफ एनर्जी रिलीज नहीं करता कि अनपेयर कर पाए 6s2 इलेक्ट्रॉन को, वही बात को अलग तरीके से मतलब बोल दिया बस। और आयोडीन जो होता है देखो सबको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कर रहा है, देख सकते हो कॉपर को +2 से +1 में, बिस्मथ को +5 से +3 में, P+4 को +2, आयरन +3 से +2 में एक्चुअल में ज़्यादा स्टेबल होता है, इधर आना चाहता है, इसका डेल्टा ई पॉजिटिव होता है, मैं तुमको कहा था। और TL जो होता है थैला +3 से +1 में ही आएगा ऑफकोर्स। और TLI3 जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता एनी फॉर्म में, तो ये फॉल्स है। TLI3 अगर देखेगा तो ये +3
के अंदर होगा, और ये आयोडीन -1 के अंदर, तो ये ऑफकोर्स ये खुद को क्या करता है, ये ज़्यादा में कम करना चाहेगा, खुद को रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एक ही रिड्यूसिंग साथ में बैठा रहे, तो भाई वो तो चाहते ही एक इलेक्ट्रॉन छीनना एक देना चाहता है, तो फिर भाई वो तो काम करेंगे। बट हाँ, ये पूरा अगर आयोडाइन लेना है तो एग्जिस्ट कर जाता है उस फॉर्म में अगर देखा जाए तो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एटॉमिक साइज के अंदर, तो देखो अब हम देखो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर हम सबसे पहले साइज देखते हैं, तो ग्रुप 13 के अंदर बस यहाँ पे गैलियम एल्युमिनियम में चेंज करते हैं, जो कि पहली बार ग्रुप 13 के अंदर बस गैलियम एल्युमिनियम में चेंज करते हैं, जो कि पहली बार गैलियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी आगे सही चलता है। और ग्रुप 14 से लेके 18 तक साइज का ऑर्डर जो होता है टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज करना चाहिए था, इंक्रीज करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है 14 से लेकर 18 तक। नाइसन एनर्जी के अंदर यहाँ पर डब्ल्यू से याद रख सकते हो, या बात कैसे याद रख सकते हो, प्रून के अंदर एक्चुअली में एनर्जी वाली चीजें जेड इफेक्टिव ज़्यादा अच्छी चलती है, जेड इफेक्टिव के साथ ज़्यादा चलती है, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज वाली मतलब सॉरी साइज वाली चीज़ें जो होती है वो सेल नंबर के साथ ज़्यादा अच्छी चलती है। ग्रुप 14 के अंदर देखोगे ये तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, ये वाला चीज़ बस कि कैसे जो सुनो यहाँ पे बस एक्सचेंज कर देते हैं, बाकी 15 से लेके 18 तक कोई दिक्कत नहीं है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज वैसे मतलब बस साइज वगैरह भूल जाओ, जेड इफेक्टिव कम होता है तो एनर्जी कम लगी निकालने में, टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी, करती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है हमारे पास कम साइज होने को, ऑक्सीजन फ्लोरीन का केवल देखते हैं, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में डाल दो, फ्लोरीन यहाँ पे डाल दो, और इसके लिए कोई रीजन जानने की जरूरत नहीं, ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, एजीटी याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और फ्लोरीन का वैसे तो थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक आ पाया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, बट ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चलेगा, और कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, डायमंड है तो सबसे ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा, यहाँ पे डेंसिटी की हम बात करें, डेंसिटी सबसे ज़्यादा डायमंड का होगा, और वही देखोगे तो ग्रेफाइट, और वही अब यही नॉर्मल हो जाता है सिलिकॉन का, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, यहाँ से याद रख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से याद रखोगे, प्रेशर जो होता है 11th में कम होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने में 13 एंड 14 जो होते हैं ये पी ब्लॉक के ये दोनों ग्रुप जो होते हैं 11th में दिए हुए, तो डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम 15, 16, 17, 18 में, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास एक्चुअली में इंक्रीज करता है, जो कि 12th में हमारे में ज़्यादा प्रेशर होता है, और ये दो चेंजेस के साथ ही बढ़ता है, टेलोनियम पोलोनियम ऑक्सीजन वाला और नाइट्रोजन वाले के अंदर, यहाँ पे एक थोड़ा सा लास्ट वाले एलिमेंट्स में चेंज आता है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो इसका एक्चुअली में नीचे जाने पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, बट यहाँ पे ये वाले में डिक्रीज कर गया, यहाँ पे ये वाले में, ये कौन सा है, नाइट्रोजन वाला बिस्मथ हो गया ना, तो ना भी ऐसे सबके बीच ये वाला हो गया। एनीवे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये तो बहुत मक्खन है, 1 से 5 तक जाने पे हमेशा देखोगे ऑर्डर 1 2 3 4 5 वाला हमेशा ऐसे कम 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 वाला ही लेते हैं, यानी डिक्रीजिंग वाला ही लेते हैं, तो बैटिंग से याद रखो इसको बोरोन वाले को, और इसके अंदर देखो कार्बन, ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाला में, इसमें देखो सेम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर होता है, और आज सब बिना पिए नाचेंगे, इसका ऑर्डर हो जाता है ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का तेरे फोन से सिग्नल आउट, 17 18 टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट, साइज बढ़ रहा है, वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ रहा है, इंडक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, बस टॉप टू बॉटम जाने पे इसमें इंक्रीज करता है। और गैलियम जो होता है उसका मिनिमम है, एक्चुअली में देखोगे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, तो रिंग ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम इसको टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन बॉन्डिंग इन बोरोन ट्राईहैलाइड। देखो बोरोन जो होता है एक खाली डब्बा रखा हुआ था, ये सब फ्लोरीन बोले हमारे पास लोन पेयर है 3 से जुड़े हुए हैं, बट खाली डब्बा जब तक कोई नहीं है तब तक यूज करने को दे दो, जब कोई आएगा तो हम हटा लेंगे, तो ये सब एक्चुअल में रेजोनेंस कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। बैक बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, एडजेसेंट एटम के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, और लोन पेयर खाली डब्बा मिलने की वजह से वो दे देता है, इसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको अपन पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, ये टेम्पोररी बॉन्ड होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन एडिशन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम होता है। कंडीशन इसकी ये होती है मस्ट, यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, क्योंकि पाई जो बॉन्ड होता है बन रहा है एक्चुअली में उनके बीच में, वो डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, बट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। BF3 के बारे में बात करते हैं हम, तो और सॉरी यहाँ पे इन BF3 बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, देखो यार यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वैसे बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, वही चीज बता रहा था। लुईक एसिडिक नेचर है, इन लोन पर एक्सेप्ट करना अदर स्पीसीज है, मान लो इससे ही एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने क्या बोला था कि जब तक कोई नहीं तब तक देर कोई आएगा तो हम हट जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो पाई से ज्यादा प्रेफर तो करेगा ही सिग्मा बॉन्ड बनाना। और देखो यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज कि NH मान लो अमोनिया आया, NH3 आया लोन पे लेकर, तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बनाएगा ना, तो भाई तो ये खाली करेंगे अपने डब्बे, सबसे जल्दी ये खाली करेगा। लुईक एसिडिक नेचर जल्दी एक्सेप्ट ये करेगा, क्योंकि डोनेशन स्ट्रेंथ कम थी, एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कम था, ये अच्छा बैक बॉन्डिंग किया है, ये इसकी डोनेशन स्ट्रेंथ कम है तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कम है, डायरेक्ट ऐसे याद रखो। और सिमिलर साइज है, ज़्यादा अच्छे बॉन्ड है तो ये धीरे धीरे करेंगे, बट ऐसे याद रखो डोनेशन स्ट्रेंथ कम है, धीरे धीरे ज़्यादा कम रही है, एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कम, इसलिए जल्दी छूट जाएगा, तो ये जल्दी हमारे पास बाहर से एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर, ठीक है, समझ में भी आता है। फिर आगे अपन बात करते हैं हमारे पास
कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं है। लुइक एसिड की नेचर हम नॉर्मली लेते हैं कि यहाँ पे ब्लोन हो गया अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में साइज जब बढ़ती है ना, साइज जब सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है तो लोन पर एक्सेप्टेंस टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज हो गई, सबसे अच्छा सबसे जल्दी ये करेगा, इनमें लोन पर एक्सेप्टेंस टेंडेंसी डिक्रीज हो गई। नोट इफ लोन पर अब सेंट्रल एटम, हाँ अगर सेंट्रल एटम का लोन पर पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे पास, अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सॉरी बैक बॉन्डिंग के अंदर वो चला गया तो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल उसका सब चेंज जाएगा। अगर सेंट्रल मेटल का जो है लोन पेयर अब सेंट्रल मेटल पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, अगर बैक बॉन्डिंग में दे दे रहा है, देन हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज जाएगा, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल देख सकते हो यहाँ पे कैसे चेंज होता है कि Ab3L1 था ये, बट अब Ab3L0 है, sp3 था अब sp2 है, 109 डिग्री तभी पहले था, अब 120 डिग्री थीटा बढ़ गया, वैसे होता है। और ये जो होते हैं अब ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा sp2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन के सिलिकेट जो होते हैं एक्चुअली में वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो हमारे पास लोन पेयर जो था वो बैक बॉन्डिंग के अंदर चला जा रहा है। अब देखो केमिकल की एक्टिविटी अगर हम उससे पहले पढ़े, उससे पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ क्या हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्रुप 13 का पढ़ेंगे हम, ग्रुप 13, यहाँ पे ग्रुप 14 का हम ये देखेंगे ये वाला सेक्शन, और फिर हम देखेंगे हमारे पास केमिकल एक्टिविटी डायरेक्टली हम ऑक्सीजन के मतलब एयर के साथ हम ग्रुप 15, 16, 17 का देख लेंगे, फिर हमारे पास हेलोजन के साथ 15, 16, 17 का देख लेंगे, और फिर हाइड्रोजन के साथ 15, 16, 17 का देख लेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ग्रुप 13, 14 को अलग अलग हमने पढ़ा, 15, 16, 17 को हमने साथ में पढ़ लिया। कैसे पढ़ा हमने साथ में कि ऑक्सीजन के साथ कैसे, मतलब एयर के साथ सब तीनों कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हमने देख लिया कि हमारे पास हेलोजन के साथ तीनों कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर हमने देख लिया हाइड्रोजन के साथ कैसे उनका क्या रिएक्शन वगैरह है। ठीक है, समझ में भी आ गया। हम ग्रुप 13 के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद एयर। तो बोरोन का स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है तो वो रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है, और एल्युमिनियम जो होता है वही प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बनाया जाता है तो वेरी लेस रिएक्टिव होता है, बट एमॉर्फस यानी पाउडर्ड फॉर्म में दोनों के दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। और ये एक्चुअली में देखो ना, दोनों में +3 ज़्यादा स्टेबल है, तो B2O3 बनाएंगे, L2O3 बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली BN बना लेंगे। अच्छा, अब हेलोजन के बारे में बात करते हैं, और ये तो है तुमको मालूम है कि ऑक्साइड ऊपर नॉन मेटल एसिडिक था, अल्मोनियम गैलियम एम्फो तरीका आएगा। कैसे एम्फो तरीका याद रखोगे, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, डायरेक्टली याद रखो, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं सबके सब। और न्यूट्रल ऑक्साइड, 9 को नाश हुआ, ये नाइट्रोजन के दोनों क्लियर है तुमको, 9 को नाश हुआ, तो 9 को नाश हुआ से याद रख सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आता है। हाइड्रोजन के साथ देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ ये जो होते हैं बोरॉन वाले, ग्रुप 13 वाले बना तो लेंगे बॉन्ड, बट यार वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो कोई अगर लोन पर लेके आता है तो उससे बॉन्ड कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ट्राई हाइलाइट जो बनाते हैं उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो लुईस एसिडिक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आती है, जैसे यहाँ पे अमोनिया आया तो इसको देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रिएक्टिविटी टू और एसिड एंड बेस, बोरोन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे पास जो होते हैं एल्युमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है, तो दोनों से रिएक्शन करता है और दोनों से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और इसमें तो NOH वाला जो होता है उसको तो अपन ड्रेनेज पाइप के अंदर डालते हैं ताकि वो जाम जो है वो निकल जाए, वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, वो निकाल देता है। और ये जो होता है एल्युमिनियम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिवेशन कर लेता है। जैसे उनके बेसन में डालते हैं तो बहुत माइन्यूट सा नैनोमीटर के अंदर लेयर बनता है जो कि दिखता नहीं है, बट वहाँ पे ऑक्साइड बन गया तो पैसिवेशन इसको बोलते हैं। आगे अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। और बेकार आलू फेंका करो एलिमेंट जो होते हैं वो भी पैसिवेशन करते हैं। ठीक है, तो वही पूरा यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि बोरोन जो होता है नहीं रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम जो होता है एम्फोटेरिक होता है, दोनों से रिएक्शन करेगा। एसिड से जैसे HCl से रिएक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, L+3 के अंदर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे बैलेंसिंग में मत जाओ। और यहाँ पे जो है हमारे पास आगे देखोगे तो यहाँ पे अगर आगे देखोगे तो ये जो है हमारे पास AlO3 बनाएगा यहाँ से, और फिर NOH मान लो पानी है, H+ देगा, OH मैंने देगा, तो एल्युमिनियम इससे जुड़ के AlOH3 बनाएगा, बट ये OH3 इस पर अटैक करके O-4 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और सोडियम इससे जुड़ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। और इसी से अपन एक्चुअली बोलते हैं दिस रिएक्शन जो होता है हमारे पास ब्लॉकेज रिमूव करता है फ्रॉम ड्रेनेज पाइप। ये चीज़ में बता दिया। और ये एसिड वाला बताया, ये LCl3 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके ऐसे ज्वाइन करके बन जाएंगे। और यहाँ पे अल्युमिनियम प्लस कॉन्सेंट्रेट NO3 लेते हैं तो पैसिवेशन होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है, सरफेस पे होता है, इनर्ट हो जाता है। और बेकार आलू फेंका करो भी यही चीज़ करते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 14 इन कार्बन वाली फैमिली के बारे में। तो कार्बन फैमिली का ऑक्सीजन से देखोगे रिएक्शन तो दोनों करेंगे ना भाई, +2 +4 वाले। इसमें CO को छोड़ के बाकी सारे तुमको मालूम है कि ऊपर के कार्बन के होंगे जो सिलिकॉन जर्मेनियम को जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और बाकी नीचे जो हो गया SnPb, SN होता है टिन, और हमारे पास PP होता है, सॉरी SN होता है, SN अब तुमको याद भी कैसे रखना है तुम बताता हूँ। SN टिन ही होता है। और हमारे पास PB जो होता है पब लेड का होता है। और सुनो 3 लोग सुनते हैं तो SN टिन हो जाएगा। और PB जो होता है पब वो सब लेड का, वही ग्लास वगैरह का होता है, तो वहाँ से भी तुम मालूम है। एनीवे,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ई जो होता है +2 के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के +2 +4 का मतलब बनता है, ये जो होते हैं एसिडिक होते हैं, और ये जो होता है SNPB जो होता है एम्फोटेरिक हो जाता है। और ये कहाँ से याद रखना तुमको, SN यहाँ पे देखना SNPB, अब यहाँ पे देखना SNPB, ये तो एम्फोटेरिक में बताया है जनाब अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तो SNPB यहाँ पे आ ही रहा है, तो वहाँ से हम देख लेते हैं, समझ में भी आ रहा है। अब पानी के साथ देखो, पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। पीवी से पूछा गया भाई तू नीचे आ जाते मेटल हो जा रहा है, तू क्यों नहीं रिएक्शन बोल रहा है कर रहा है, तो वो बोलता है कि हमारे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड क्लियर हो गई है, और स्ट्रीम के साथ हमारे पास बस SN का दिया हुआ 18 जो होता है वो रिएक्शन कर लेता है, और पानी के साथ क्या भाई ऑक्साइड ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो भाई कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बट इससे पूछा गया कि भाई तू तो मेटल है, तू क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिएक्टर बट डू नॉट बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है ना। ये रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी वैसे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट इसको तो एक्सपेक्ट किया गया था कि मेटल है तो पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, बट ये एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ये रिएक्शन नहीं करता है। और SN का मैंने 18 का तुमको बता दिया, H2 के साथ रिएक्शन करके SNO2 ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। अब हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन एक्चुअली में ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी वो क्या करेंगे +2 +4 वाले बनाएंगे, यानी डाई हैलाइड टेट्राहाइड्रल बनाएंगे। और एक्चुअली में देखोगे तो डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने बढ़ेगी, +4 वाले की घटेगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की घटेगी, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक्चुअली में डाई हैलाइड टेट्राहाइड्रल बनाएंगे, और स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास इसकी जो होती है +2 वाले की डाउन द ग्रुप जाने बढ़ती है, इसकी घटती है। और E4 जो होता है मोर कोवेलेंट होता है, चूंकि देन EX2, क्योंकि इसके अंदर ये ज्यादा कोवेलेंट क्यों है, चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो फाई ज्यादा है, अब फाई ज्यादा होने पर कोवेलेंट ज्यादा होता है, तुम मालूम है। और एक्सेप्ट PbF4 और SnF4 जो नीचे आने पर हमारे पास सुनो प्रभु कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो SNPB जो होता है हमारे पास, SNPB जो होता है इनके फ्लोराइड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि देखो भाई सॉरी ये जो होते हैं ये आयोनिक होते हैं, बाकी सब इनके कोवेलेंट, बाकी बची हुई सब कोवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट इनका जितना का बाकी सब कोवेलेंट है, ये आयोनिक हो, क्योंकि फजान रूल जो होता है HCl है, स्मॉल केटायन हो लार्ज एनायन, बट यहाँ पे उल्टा है फजान रूल का, तो आयनिक ज्यादा होगा। फजान बताता है फजान ये ज्यादा है तो कोवेलेंट ज्यादा होता है, बट इसका उल्टा है, तो यहाँ पे आयनिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा कि लार्ज यहाँ पे केटायन है और स्मॉल एनायन है, तो चीज। और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैंने तुमको पहले ही बताया ही ना भाई कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +4 से +2 में जाए, खुद को रिड्यूस कर रहा है ना, खुद को रिड्यूस करने की इच्छा है इसकी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसे करके तुमको क्लियर ही है। ये तुमको बता दिया था मैंने कि जनाब अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाब अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और 9 को नाश हुआ न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अब केमिकल लिक्विड डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ग्रुप 15 16 17 सब एयर से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अब बात करते हैं डायरेक्टली सबसे पहले ग्रुप 15 के बारे में। तो ये कैसे बनाएंगे भाई, +3 +5 इनका होता है, तो मान लेते हैं ये दोनों तरीके बनाएंगे, +3 में भी +5 में भी बनाएंगे। और दूसरी चीज कि ऑक्साइड का नेचर वगैरह कैसा होगा, तो यहाँ से तुमको मैंने बता ही दिया कि ऊपर के हालांकि नाइट्रोजन के हो गया, और जो नाइट्रोजन ना पी, नाइट्रोजन फास्फोरस के एसिडिक होते हैं, बट इन दोनों को छोड़ के न्यूट्रल तुमको बता दिया, NO और N2O न्यूट्रल होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। और आगे तुमको मालूम है कि ये जो होते हैं अच्छा देखो सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तो AS और SB जो हो गया हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, और बिस्मथ जो होते हैं नीचे आता है मेटल हो जाता है, तो बेसिक होता है इसका ऑक्साइड। और बाकी जो मैंने तुम्हें बताया +3 +5 के अंदर बनाएंगे। अब ग्रुप 16 कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ग्रुप 16 भाई सल्फर वो सब भी प्लस, मतलब देखो भाई वो +4 +6 के अंदर हो सकते हैं, तो यूनिट कम +6 +4 तो दोनों का ऑक्साइड बनाते हैं। और इसके अंदर भी देख लोगे कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबके सब एसिडिक हो जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इतना ज्यादा आ चुका है। तो देखो वहीं पे वही लिखा हुआ है कि +4 +6 में बनाएंगे, और दिजॉल आर एसिडिक इन नेचर, चूंकि यहाँ तक आता है साइज बहुत कम हो चुकी है, नॉन मेटल कैरेक्टर हो चुका है, तो सबके सब एसिडिक हो गए। और SO2 जो होता है हमारे पास रिड्यूस, ये तो मालूम ही है कि +4 से +6 में खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और TO4 जो होता है +2 में जाना चाहता है, तो ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ग्रुप 17 कैसे करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग कैसा आता है क्या सर, कि यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फ्लोरीन जो होता है ना भाई, फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करता है, बट उसको अपन ऑक्सीजन ऑक्साइड ही बोलते हैं, ऑक्सीजन का फ्लोराइड बोलते हैं, इसेंशियली इट्स ऑक्सीजन फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसको हम ज्यादा इज्जत देते हैं, उसका मतलब उसको मतलब बाद में लिखते हैं, उसको बाद में पढ़ते हैं, और उसके इज्जत के लिए उसके नाम में आइड लगा देते हैं, ठीक है। तो और ये यही लिखा हुआ है। और ये फ्लोरेटिंग एजेंट भी होते हैं इट्सम एक्चुअली में एक जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, PU जो होता है स्पिंट हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूल, बचा हुआ वहाँ पे राख में छिड़ देते हैं, ये PU F6 फॉर्म में निकाल लाता है कि लो जी आपके सामने लीजिए मालिक आ गया, ऐसे करता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने बाद में लिखते हैं, पढ़ते हैं, और इज्जत से नाम में आइड लगाते हैं। और ये जो होता है रिकवर करता है PU फ्रॉम स्पिंट न्यूक्लियर फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ PU F6। कोई खास बात नहीं है। क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, अच्छा क्लोरीन का ऑक्साइड जो होता है
और मतलब देखोगे ना इन सब का ऑक्साइड ये जनरली हालांकि शो करते हैं -1 +1 +3 +5 +7 ऐसा ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑड वाले ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन के साथ हमने देखा है कि ये इवन वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करने लगते हैं। और क्लोरीन देखो यहाँ पे ये यही सब बना रहा है हमारे पास, +4 +6 वाला ही बना रहा है। और यहाँ पे हालांकि ये तो +1 वाला है, और ये जो है हमारे पास 7 14 14 में +7 वाला है। और ये सब के सब देखोगे ऑक्साइडिंग एजेंट है, चूंकि सब -1 में जाना चाहेंगे, खुद को रिड्यूस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबके सब एक्सप्लोसिव होते हैं। मैंने तुमको ये चीज बताई, ऑक्साइड जो होता है ऑक्साइडिक सत्य कभी भी इवेंट्स वगैरह नहीं, तो यूजली -1 से लेके +1 +3 +7 तक दिखाते हैं। और ब्रोमीन जो होता है, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सामने कि ब्रोमीन जो होता है वो भी बनाएगा ऑक्साइड, बट ब्रोमीन के ऑक्साइड कम स्टेबल होते हैं देन आयोडीन के ऑक्साइड एंड हमारे पास क्लोरीन के ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि आयोडीन के और ऑक्सीजन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो उसके साथ वो आयोनिक रिश्ता फील कर रहा था, चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा था, तो आयोनिक रिश्ता यानी बॉन्ड वो मजबूत हो जाता है सबसे। फिर आगे हम देखेंगे क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो होता है ना, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो भी मल्टीपल बॉन्ड बना पाते हैं, क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो कंपेरेबल साइज है दोनों का, मतलब पास में आते हैं, तो पाई बॉन्ड जो होता है वो बना पाते हैं। एंड तो उनका भी, बट ब्रोमीन दोनों में से कुछ नहीं कर पाता है, ब्रोमीन जो होता है दोनों में से कुछ नहीं कर पाता है, तो सबसे बाद में आता है। तो वही को वहीं पे लिखा हुआ है ब्रोमीन जो है ये सारे ऑक्साइड बना रहा है, बट वेरी लिस्टेबल होता है इज कम्पेयर टू अदर हेलोजन का ऑक्साइड। चूंकि हमने देखा, ये देखो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड अगर हम देखें तो आयोडीन का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन। चूंकि आयोडीन के साथ हम देखा ये मोर है, तो आयनिक रिश्ता यहाँ बन रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जा रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन के साथ देखोगे तो ये छोटा साइज होने की वजह से पाई बॉन्ड बना पाता है, और ब्रोमीन जो देखोगे दोनों लाइक करता है, तो सबसे बाद में आता है। और आयोडीन के साथ देखोगे तो आयोडीन के ऑक्साइड ये होते हैं, सब ऑक्साइड ये भी होते हैं। और I2O5 ये वाला I2O5 जो होता है यूज करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ CO इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, यूज करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ CO इन ऑटोमोबाइल, मतलब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनना है ऑटोमोबाइल के अंदर वो चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन के बारे में बात देखो कहते हैं, अब सबका ग्रुप का देखेंगे, ग्रुप 15 कैसे करता है, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 कैसे करता है। ग्रुप 17 तो इंटर हेलोजन कंपाउंड आएगा, और ग्रुप 15 जो होगा हमारे पास उससे उस बात करना शुरू करते हैं। तो और ये ग्रुप 16 वाला जो होगा वो क्या करेगा, तो हमारे पास इंटरेस्टिंग केस लाता है सामने। ये तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे, ये वाले, और ये जो होता है हमारे पास ये बनाएगा, मतलब ग्रुप 16 वाला ये बनाते हैं हमारे पास मतलब 3 तरह का ऑक्साइड बना पाएंगे ना, कि मतलब डाई हेलाइड बनाएंगे, टेट्रा हेलाइड और हेक्सा हेलाइड बनाएंगे। हेक्सा हेलाइड हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, टेट्रा हेलाइड के अंदर सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड मतलब हम देख लेते हैं नीचे आने में बढ़ता है, और वही सारी चीज़ें होंगी। और इसके अंदर हम बात करते हैं, अगर हम नाइट्रोजन वाले के बारे में बात करें तो मतलब ग्रुप 15 के बारे में बात करें तो वही EX3 EX5 एक्सपेक्टेड था, वही होगा। EX5 जो होता है मोर चार्ज है, मोर कोवेलेंट होता है। EX5 नाइट्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करता है, कोवेलेंसी 4 ही होती है। और ये मेटल वाला बिस्मथ जो ना पीएस सबके बीच BF3 जो होता है ये एक्चुअली में आयोनिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही है, यही वाला केस है कि लार्ज केटायन हो गया, स्मॉल एनायन हो गया, और बाकी सबके सब कोवेलेंट होते हैं, ये आयोनिक हो गया। देखो ना फ्लोरीन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन वो देना चाहते हैं लेना चाहता है, आयोनिक हो गया ना काइंड ऑफ। समझ में भी आता है। ग्रुप 16 का मैंने तुमको बता दिया कि यहाँ पे डाई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड एंड हेक्सा हेलाइड बनाएंगे। हेक्सा हेलाइड सबके सब गैसेस होते हैं, ओनली हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, और हेक्सा फ्लोराइड के अंदर भी सबके एग्जिस्ट करेंगे, हालांकि ओल्ड स्टाइल से टिपो मतलब सल्फर से आगे काउंट करो, बट SF6 जो होता है एक्सेप्शनली मोर स्टेबल हो जाता है। और टेट्रा फ्लोराइड के अंदर मैंने तुमको बता दिया गैस लिक्विड सॉलिड आता है। ओल्ड स्टाइल से टिपो के अंदर मैंने तुमको बताया कि गैस होता है सॉलिड लिक्विड, क्यों? चूंकि मिल्क बढ़ता है तो वंडरफुल से बढ़ता है, और नीचे आने पर वही सॉलिड होगा, गैस से लिक्विड से सॉलिड। और मोनोहाइलाइड हो गए, हम डाई हाइलाइड के बारे में बात करें, मोनोहाइलाइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं सर, और टक इनकम्प्लीट होता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, वो डाइमर बनाते हैं। और H2F2 सल्फर फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, वैसे ही ओल्ड स्टाइल से ये क्लोरीन के साथ ब्रोमीन का ऐसे काम हो रहा होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है ना सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है ना वो ज़्यादा ही एक्चुअली में स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर पोलर बॉन्ड बनता है, और इसलिए उसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड बना रहा है, इसके अंदर ये जो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वो कम इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज छोटा वाला बड़े वाले के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे CF, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मली हमारे पास ऑड बनना था, ऑड ही बन रहा है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं पोलर होते हैं, चूंकि डाइपोल डाइपोल देखना, पोलर डाइपोल उनके अंदर बॉन्ड बनेगा, ऐसे डाइपोल फोर्स इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विल नॉर्मल हाइलोजन है नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, समझ में भी आता है। नॉर्मल हाइलोजन जो होता है उनका पोलर नॉन पोलर बॉन्ड होता है, जैसे Cl2 F2, बट इनके पास पोलर आ जाता है इंटर हेलोजन के अंदर। इंटर हेलोजन के अंदर देखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए इंटर हेलोजन का ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं अब हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर जो होता है ना, यहाँ पे फ्लोरीन आता है। क्लोरीन को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन आता है, और देन आयोडीन। मतलब आयोडीन तो सबसे इजीली, देन फ्लोरीन इजीली टूटता है, क्योंकि घर ही में झगड़ा हो रहा है भाई।
फ्लोरीन पोलिन का देखोगे तो घर के अंदर ही झगड़ा होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फिक्स है, दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली फिक्स है रिएक्टिविटी ऑर्डर फिक्स। और ये ध्यान रखना कि सबसे मुश्किल होता है इसको तोड़ना, क्लोरीन को, और आयोडीन का सबसे ईजी होता है फ्लोरीन को तोड़ना, और फिर ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है। इसके अंदर घर में ही झगड़ा चला है। प्रोपीन बॉन्ड एनर्जी वेरी लेस होता है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फिक्स है, फ्लोरीन सबसे पहले आएगा, फिर इंटरनल, दिमाग नहीं लगाना है, और फिर नॉर्मल हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन ये है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के टुवार्ड हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्चुअली में। हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं, लुईक बेसिस होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कब होती है, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है H2O HF, और हमारे पास NH3 के अंदर देखोगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर देन एक्सपेक्टेड हो गया। ऑल्दो नीचे जाने में मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स बने हुए अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने थे, बट इनका मतलब देखोगे तो ज़्यादा हो जाता है। कैसे ऑर्डर याद होगा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर B से 2 1 1 याद रखोगे, तो 2 पहले दे दो, 1 1 दे दो, 2 अब नीचे से 1 2 हो गया, 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे करके। और बॉइलिंग पॉइंट का देखोगे तो 1 1 2 आता है ऑर्डर, तो डायरेक्टली याद रखो 2 1 1 एंड 1 1 2। बॉइलिंग पॉइंट से ये 2 होता है। और पूछे ज़्यादा वोल्टाइल नेचर किसका, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है जिसका वही ज़्यादा वोल्टाइल होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं ग्रुप 15 16 17 का हाइड्राइड की। बहुत सिंपल है, देखो टॉप टू बॉटम के हमारे बात कर रहे हैं, इनके हाइड्राइड जो है उनके एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। देखो नीचे आने पर हम देख रहे हैं कि सर साइज बढ़ रहा है, ईच बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो तोड़ना आसान हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। और तोड़ना आसान है एक्चुअली में, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, थर्मली लेस स्टेबल होगा, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पे कम होगी। और हमारे पास H+ डोनेशन टेंडेंसी नीचे आने बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, पीके वैल्यू दोनों मतलब इन्वर्स चलते हैं तो पीके वैल्यू कम होगा। H रिमूवल, ये H+ रिमूवल नहीं है, H रिमूवल टेंडेंसी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, वही दोनों का सेम ही ऑर्डर है। तो H रिमूवल टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी H निकालना है, ऑक्सीडेशन है नहीं, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, खुद से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा है, तो रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है एंड रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का तुमने बता दिया 1 1 2 होता है, बॉइलिंग पॉइंट से 2 1 1 हो गया तो 1 1 2 होगा। बॉन्ड एंगल, सेंट्रल मेटल का साइज बढ़ेगा नीचे आने पे, तो बॉन्ड एंगल कम होगा एक्चुअली में, और ये दोनों भी कम ही होते हैं, लोन पेयर डायरेक्टिंग नेचर और लुईस बेसिक नेचर। समझ में भी आता है, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, डायरेक्टली याद कर लो इन लास्ट वाले दोनों को। लोन पेयर डायरेक्टिंग नेचर नीचे आने पर डिक्रीज करता है, और लुईस बेसिक नेचर भी नीचे आने पर डिक्रीज करता है।